हाँ चलो देखो बेटा अभी तक। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है ना बरोबर पीछे? हाँ चलो देखो, अभी अब बात करने वाले हैं हम, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस की। प्रिपरेशन देख चुके हैं हम। प्रिपरेशंस के बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बताया आपको, बताया ना फिजिकल प्रॉपर्टीज। C1 से C3 कलरलेस लिक्विड है विथ पंजेंट स्मेल, और C4 से C6 क्या है, कलरलेस ऑयली लिक्विड है विथ अनप्लीजेंट स्मेल। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है C7 से आगे हेप्टानोइक ऑक्टेनोइक एसिड, ये जो सारे हैं बेटा ये क्या हो जाएंगे, वैक्सी सॉलिड हो जाएंगे, कलरलेस वैक्सी सॉलिड, कलरलेस वैक्सी सॉलिड। बाद में बॉइलिंग पॉइंट की बात की है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और अल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। पहला रीजन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। दूसरा रीजन है बेटा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा क्यों है, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डायमराइज हो जाता है एसिड के मॉलिक्यूल, डायमर बना लेता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। नेक्स्ट बोला था कि OH जो है एसिड में का वो ज्यादा पोलर है, किससे मुकाबिल में, वो अल्कोहल में के OH में, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट बात की थी हमने मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में बेटा कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इरेगुलर ट्रेंड है। ऐसे एसिड जिनमें कार्बन एटम इवन होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऐसे एसिड से जिसमें कार्बन एटम ऑड होते हैं। तो ये बात भी आपको बता चुका हूं, उसे हमने अल्टरनेशन इफेक्ट या जिगजैग इफेक्ट भी बोला था। ठीक है, ये बात हो चुकी थी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बाद में हमने सोलिबिलिटी की बात की थी। जैसे कि मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे कि बेंजोइक एसिड लेंगे आप तो वाटर में इंसोल्यूबल है, वाटर में इंसोल्यूबल है। फिर बेटा एक जार में, एक कंटेनर में हमने वाटर लिया और उसी कंटेनर में हमने क्या लिया बेटा, कोई सॉल्वेंट ले लिया, ईथर ले लिया। क्या ले लिया, ईथर ले लिया। तो बताइए बेंजोइक एसिड ईथर में घुलेगा कि वाटर में घुलेगा, ईथर में घुलेगा। ईथर की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो ईथर कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, अपर लेयर में होगा, और वाटर क्या होगा, लोअर लेयर में होगा। तो बताइए बेंजोइक एसिड कौन से लेयर में पाया जाएगा, एक्वस लेयर में कि ऑर्गेनिक लेयर में, ऑर्गेनिक लेयर में, अपर लेयर में कि लोअर लेयर में। ये बेटा एक सेपरेशन मेथड्स भी है, एसिड का सेपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन मेथड में भी इसे यूज करते हैं, इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये बात ध्यान में रखना। लेकिन दूसरी बात मैंने क्या बोला था आपको कि वही एसिड में अगर आपने क्या डाल दिया बेटा, NaOH या KOH डाल दिया तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। अब वो सॉल्ट वाटर में घुलेगा या नहीं घुलेगा, घुलेगा। अब जैसे ही आपने सॉल्ट डाल दिया, क्या थोड़ा अच्छे से बताओ, तो बच्चे बोल रहे सर अच्छे से बताओ करके, ठीक है। हाँ इधर देखो, इधर देखो आप, अब थोड़ा जार वगैरह जो कंटेनर है अच्छे से नहीं आएगा, आप समझिए इस चीज को। ठीक है, मैं यहाँ पे बस बताने की कोशिश करता हूँ आपको। इधर देखिए, ये ऐसे, चलो ठीक है। हाँ इधर देखिए, ये मेरे पास में कोई कंटेनर है, ठीक है। इधर देखिए, इसके अंदर हमने ऊपर लिया है ऑर्गेनिक लेयर है, मतलब इथर है, क्या है यहाँ पे, इथर है। और नीचे जो है बेटा वाटर है, नीचे क्या है, वाटर है। अब ऐसा क्यों हुआ, समझ लीजिए आप कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है इथर से। अब जैसे ही इसके अंदर बेंजोइक एसिड डाला हमने, क्या डाला इसके अंदर, बेंजोइक एसिड। जैसे ही बेटा इसके अंदर बेंजोइक एसिड डाला हमने, कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसके अंदर हमने बेंजोइक एसिड डाला। बताओ कौन से लेयर में रहेगा, इथर लेयर में रहेगा, ऑर्गेनिक लेयर में। सबको समझ में आ गया कि यही बताना चाहता हूँ कि वाटर में नहीं होगा, एक्वस लेयर में नहीं होगा बेंजोइक एसिड, क्योंकि वाटर में तो घुलेगा ही नहीं वो तो घुलेगा ऑर्गेनिक लेयर में। कौन सी लेयर में घुलेगा, ऑर्गेनिक लेयर में। सबको समझ में आ गया। सो दैट्स बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट, देखो यहाँ पे, that benzoic acid is present in which layer, organic layer, organic layer, organic layer, organic layer। ये ऐसे पूछा जाता है आपको, ठीक है। ये ऑर्गेनिक लेयर में होगा बेंजोइक एसिड, क्यों, क्योंकि वो इथर में घुलता है और वाटर में नहीं घुलता है, इसलिए वाटर में नहीं पाया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इधर देखो, आपने जैसे ही उसके ऊपर आपने NaOH डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, NaOH डाल दिया, या फिर क्या डाल दिया आपने, और NO2CO3 डाल दिया, या सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया आपने, या सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। अब क्या होगा, अब वो बताओ कौन सी लेयर में रहेगा, अब वो एक्वस लेयर में रहेगा। अब कौन सी लेयर में रहेगा, एक्वस लेयर में। देखो दोबारा से मैं कंटेनर बता रहा हूँ यहाँ पे, दोबारा से। अब ये कंटेनर बर्तन बनाते नहीं आते मुझको, इसलिए बेटा ऐसे बॉक्स बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऊपर वाली लेयर कौन सी है बोलो बेटा, ऑर्गेनिक लेयर। अरे कौन सी लेयर है, ऑर्गेनिक लेयर। कौन सी लेयर है, ऑर्गेनिक लेयर। और नीचे वाली कौन सी लेयर है, एक्वस लेयर, वाटर है इसके अंदर। अब बेंजोइक एसिड कहाँ पे होगा, बेंजोइक एसिड ऐसे बन जाएगा, इधर देखो बेटा, C6H5
बॉन्ड COONA, ऐसे बनेगा ना, और ये प्लस और ये माइनस। कोई भी सॉल्ट घुलते हैं बेटा, अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लीजिए अगर वो वाटर में नहीं घुल रहा है तो अगर आपने उसका सॉल्ट बना दिया तो वो वाटर में घुल जाएगा। तो देखो ये वाटर में घुल रहा है, तो दिख रहा है आपको यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे था बेंजोइक एसिड, अभी थोड़ी देर पहले जो बेंजोइक एसिड था बेटा वो यहाँ पे था, लेकिन अब वो कौन से लेयर में आ गया, एक्वस लेयर में आ गया। दिख रहा है आपको यहाँ पे कि कौन से लेयर में आ गया है, एक्वस लेयर में आ गया है। अब ऑर्गेनिक लेयर खाली है, ऑर्गेनिक लेयर क्या है, खाली है। अगर सबको समझ में, ऐसे बेटा एसिड का सेपरेशन भी किया जाता है। देखो यहाँ से वाटर निकाल देंगे, ऑर्गेनिक लेयर में कौन आ जाएगा, एसिडिक एसिड आ जाएगा, या उसका सॉल्ट बना देंगे तो इथर की लेयर हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्वस लेयर में कौन मिलेगा बेटा, दैट इज सोडियम बेंजोएट मिलेगा, सोडियम बेंजोएट। अगर इसमें आपने और एसिड डाल दिया तो बेंजोइक एसिड एकदम से निकल के आ जाएगा बाहर, समझ में आया ना। अरे सोडियम बेंजोएट में अगर आपने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, क्या डाल दिया, HCl, तो क्या निकल के बाहर आ जाएगा बोलो, यहाँ से C6H5 बॉन्ड COH, वाटर में से, वाटर में घुलेगा ना। ये देखो ये कंटेनर में दिख रहा है ना आपको, ऊपर ऑर्गेनिक लेयर है, नीचे क्या है, एक्वस लेयर है। ऑर्गेनिक लेयर को हटा दो यहाँ से, जैसे ही आपने इधर देखो बेटा, ऑर्गेनिक लेयर को, ये ऑर्गेनिक लेयर को आपने जैसे ही हटा दिया तो बचा क्या यहाँ पे, एक्वस लेयर। एक्वस लेयर के अंदर कौन है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। इसके अंदर हमने जैसे ही क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, तो कौन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो बेंजोइक एसिड वाटर को आसानी से सेपरेट कर सकते हो आप, कर सकते हो ना। तो ये सेपरेशन है, ये क्या है, सेपरेशन। सेपरेशन भी पढ़ाऊंगा आपको मैं, जो एक्सट्रैक्शंस वगैरह होता है, सेपरेशंस होता है, सेपरेशन मेथड होता है, ये सारी, उस पर भी एक दो क्वेश्चन आए थे ना शायद सेपरेशन मेथड पे, वो भी पढ़ाने वाला हूँ, अभी नहीं, लेकिन जैसे ही वो टॉपिक आएगा तो तब पढ़ा दूंगा आपको सेपरेशंस के मेथड। तो इससे बेहतर तरीके से नहीं बताया जा सकता लेयर टेस्ट। क्लियर है बात, यहाँ पे एसिड की लेयर टेस्ट कुछ ऐसे होती है, तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करने वाले हैं बेटा हम, इसके बाद में बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जिस तरीके से हमने एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल देखा था, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल देखा था, अल्कोहल तो एसिडिक होते ही नहीं है, बस एक ही रिएक्शन है जो अल्कोहल का एसिडिक नेचर बताती है, दैट इज रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो हम बात करने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ, किसकी बात करने वाले बेटा, किसकी बात करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब उसी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कैसे चेंज होंगे, पीके क्या होता है, के क्या होता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो पहले एसिडिक कैरेक्टर समझिए कि कार्बोक्सिलिक नेचर में क्या होता है, एसिडिक होता है। अल्कोहल से तो ज्यादा एसिडिक ही होता है, अल्कोहल से क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि जैसे अब आप मुझे एक बात बताओ, एसिड किसे कहते हैं, जो H+ आयन दे सॉल्यूशंस में, जो सॉल्यूशंस के अंदर H+ आयन देते हैं हम उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो अल्कोहल भी H+ आयन देता है और बना देता है अल्कोक्साइड आयन। इधर देख लीजिए, अब बात करने वाले हैं हम, दैट इज द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर, किसका एसिडिक नेचर, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, R बॉन्ड COH, R बॉन्ड COH। इधर देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, शुरुआत में बताया था कि अगर अल्कोहल है, अगर अल्कोहल बेटा OH माइन, अल्कोहल अगर H+ अगर दे देते इसमें वाटर में डालने के बाद, वाटर में डालने के बाद ये क्या दे दे बेटा, बोलो H+ आयन दे दे, तो यहाँ पे बनेगा क्या, बोलो बेटा R बॉन्ड O-, कौन सा आयन बोलते हैं इसे, अल्कोक्साइड आयन, और प्लस क्या रहेगा सॉल्यूशंस के अंदर, H+ आयन। क्या रहेगा सॉल्यूशंस के अंदर, H+ आयन। मैं इसे A कह देता हूँ, इसे क्या कहते बेटा हम यहाँ पे A कह देंगे, इसे क्या कह देंगे, A कह देंगे। चलो इस अल्कोक्साइड आयन को A कह देते हैं। ये अल्कोक्साइड आयन जो बना है ये क्या है, A है, ये क्या है, A है। अगर ये अनस्टेबल है, हालांकि अनस्टेबल ही है, क्यों अनस्टेबल है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये H+ आयन को फिर से जाके जुड़ जाएगा और फिर से रिएक्शंस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब सॉल्यूशन में कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा कब होते हैं, जब सॉल्यूशंस के अंदर जितने ज्यादा H+ आयन हो, कोई सब्सटेंस, कोई एसिड H+ आयन, जितने ज्यादा H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर फर्निश करता है उतने एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और जितने कम H+ आयन फर्निश करेगा बेटा उतने एसिडिक कैरेक्टर कम हो गए। अब वो सॉल्यूशंस के अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये डिपेंड करता है कि जो निगेटिव आयन बना है वो कितना स्टेबल है। ये तो स्टेबल है क्या, स्टेबल है नहीं है, ये तो अनस्टेबल है बेटा, ये क्या है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, ये अनस्टेबल है। तो मैं लिख के बता रहा हूं बेटा कि ये क्या है, बोलो अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन इधर देख लीजिए आप, दूसरा सीन देख लीजिए, दूसरा सीन क्या है, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड H। जैसे ही इसने सॉल्यूशंस के अंदर वाटर के अंदर डाला, H+ आयन फर्निश किया, तो बोलो क्या बनाएगा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O-, सामने बॉन्ड O-। सबको समझ में आ गया, और प्लस क्या हो जाएगा, H+। अब ये अगर जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो H+ आयन के साथ में जुड़ेगा क्या,
नहीं जुड़ेगा, मतलब रिएक्शन रिवर्स होगी क्या? नहीं, रिवर्स की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि ये क्या है? स्टेबल है। ये क्या है? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है बेटा? ये ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस, ये बातें आपको अच्छे से पता है कि ड्यू टू रेजोनेंस ये क्या होता है? स्टेबल होता है। कैसे रेजोनेंस होता है इसके अंदर? इधर देख लीजिए, आपको अच्छे से पता है बेटा। आर बॉन्ड सी, ऊपर डबल बॉन्ड ओ, सामने बॉन्ड ओ माइनस। अब ये यहां से यहां पे पटक दो और ये यहां से यहां पे चला जाएगा, तो बोलो आपको कैसे मिलेगा स्ट्रक्चर? आर बॉन्ड सी, ऊपर बॉन्ड ओ माइनस, सामने डबल बॉन्ड ओ मिलेगा। हाँ, अगर इसका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर निकाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या होगा बोलो बेटा? आर बॉन्ड सी, यहां पे बॉन्ड ओ, यहां पे बॉन्ड ओ, यहां पे माइनस हाफ की प्लस हाफ, माइनस हाफ। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हाफ। यहां पे भी क्या होगा? माइनस हाफ, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है? दो ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है बेटा? आ रहा है। इस देखो, एक ही निगेटिव चार्ज है, दो ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस पे भी माइनस हाफ, इस पे माइनस हाफ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी? ओए इधर देखो बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसे क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसे? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन ये सुविधा इसमें है क्या? ऐसी नहीं है। अल्कोक्साइड आयन स्टेबल है क्या? नहीं है। ये क्या है? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसका अल्कोक्साइड आयन स्टेबल है। आप समझ तो पा रहे हो इस चीज को या नहीं समझ पा रहे हो? दोबारा से सुनो बेटा, ये जो रेजोनेंस की वजह से जो बना है, यहाँ पे कौन सा आयन बना है? कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा आयन है बेटा? कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा आयन? कार्बोक्सिलेट। कौन सा? कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या है? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? रेजोनेंस की वजह से। लेकिन अल्कोक्साइड आयन क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो चुपचाप बैठेगा कि आपकी तरह? नहीं, वो एकदम से रिएक्शन कर देगा। किसके साथ? H+ के साथ में। फिर से क्या बना देगा? H, आर बॉन्ड OH, आर बॉन्ड OH बन जाएगा, तो सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन के अंदर H+ का आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगी। समझ में आ गई यहाँ पे? और यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो सॉल्यूशंस के अंदर अल्कोक्साइड आयन, सॉरी कार्बोक्सिलेट आयन H+ मिला है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। उसको बढ़ना, इधर बढ़ जा दो। रेजोनेंस की वजह से क्या है? स्टेबल है। इस वजह से सॉल्यूशन के अंदर आयन कौन से ज्यादा रहेंगे? H+ आयन। मतलब pH क्या रहेगी? ग्रेटर देन 7 की लेस देन 7? लेस देन 7। इसलिए ये जो COOH है, ये वाला जो COH है बेटा, ये एसिडिक रहेगा कि बेसिक रहेगा? एसिडिक रहेगा। क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। ग्राफिकली भी बता सकते हैं इसे कई बार पूछ लिया जाए तो ग्राफिकली भी बता सकते हैं बेटा। ये देखो, ये A है और मैं इसे क्या कह दूं? B कह दूं। तो अब आप ही बताइए, अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के जरिए से अगर बता दूं, किसके जरिए से? एनर्जी, और यहां पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इधर देख लीजिए आप, ये क्या होगा? ए होगा, और ये क्या होगा बेटा? बी होगा। आगे समझ में क्लियर है बात? यहाँ पे ये बेटा एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? मेरी। किसकी एनर्जी है? ए, अल्कोक्साइड आयन की एनर्जी है। वो किसकी एनर्जी है? अल्कोक्साइड आयन की। और जो बी एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है? कार्बोक्सिलेट आयन की एनर्जी है। कार्बोक्सिलेट आयन की क्या है? एनर्जी है। तो देखो, ऐसे भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अब बात करेंगे हम, अब एक बात तो आपको समझ में आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि कौन सा एसिड? बोलो बेटा, बोलो रे, कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक, इज एसिडिक। बोलो क्यों एसिडिक है? अरे बोलो ना यार, ड्यू टू। क्यों? बोलो ना, ड्यू टू। ड्यू टू क्या बोला हमने? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ड्यू टू रेजोनेंस, क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, 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 रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ विच आयन? बोलो बेटा, बोलना पड़ेगा ना अरे आपको। दैट इज विच आयन? कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये चीजें पूछी जाती है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एसिडिक कैरेक्टर क्यों होते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर क्यों होते हैं बेटा? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। एक बात यहां से सबको समझ में आ गई कि कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे? उतने ज्यादा होंगे। अब बताइए कि कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल क्यों है? रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से हो क्या रहा है? चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। जो एक नेगेटिव चार्ज बेटा एक ऑक्सीजन पे था, अब वो दो ऑक्सीजन पे जा रहा है रेजोनेंस की वजह से। तो मतलब जैसे जैसे कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर का चार्ज जितना ज्यादा सेपरेशन होगा, चार्ज का जितना ज्यादा सेपरेशन होगा, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। और एसिड के एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ते चली जाएंगे। मतलब
ऐसे ग्रुप और ऐसे एटम जो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल करे वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे, और ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करे बेटा, अनस्टेबल करे, वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। सबको समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल करना है तो निगेटिव चार्ज का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर निगेटिव चार्ज का बंदोबस्त करना है तो कार्बोक्सिलेट आयन को इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे। वेरी गुड। कौन से ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप जुड़े होंगे उतने एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे, उसके ज्यादा होंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? देखो यहां से आपको अच्छे से समझा देता हूं। इधर देख लीजिए आप, इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में कोई एसिड है, इधर देखिए आप, ये H है, ये बॉन्ड C है, ऊपर बॉन्ड H है, नीचे बॉन्ड H है, सामने बॉन्ड है बेटा COH। सामने बॉन्ड क्या हो गया? COH। एसिडिक एसिड है। अब बताइए एसिडिक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप नहीं, हालांकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो देखो इसकी जो pKa होता है, क्या होता है? pKa क्या होता है? pKa होता है 4.74। कितना होता है? 4.74। इसकी कोई वैल्यूज, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। pK क्या होता है? P का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ K, उसे कहते हैं pK। उसे क्या कहते हैं? pK। मतलब एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। K और pK ये एसिडिटी को बताते हैं। जितना ज्यादा K होता है एसिडिक कैरेक्टर उतने ज्यादा होते हैं, जितना ज्यादा pK होता है एसिडिक कैरेक्टर उतने कम होते हैं। मतलब इधर देखो, मैंने ये बोला है कि pKa, क्या बोला है? pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। मतलब Ka जितना ज्यादा होगा pK उतना कम होगा। समझ में आ गया? और pK जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतने कम होंगे। मतलब एसिडिक कैरेक्टर को भी क्या होता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिटी को भी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी बस ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, बस इतनी बात दिमाग में रख लीजिए। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा व्हाट इज पीकेबी और क्या होता है के, क्या होता है केबी, सारी डिटेल में बात करेंगे। पीएच क्या होता है, पीकेएच क्या होता है, पीकेडब्ल्यू क्या होता है। समझ में आ रही बात है? सारी आयनिक इक्विलिब्रियम आने दीजिए, आप सारी बातें आपको बता दूंगा। बस मोटा मोटा अभी ध्यान में रख लीजिए कि जिसका पीके ज्यादा होता है उसके एसिडिक कैरेक्टर कम होते हैं, उसके एसिडिक कैरेक्टर क्या होते हैं? कम होते हैं। तो देखो इसका पीके ज्यादा है, दिख रहा है ना, 4.74 है, 4.74 जो कि पीके ज्यादा है। लेकिन जैसे ही मैंने एक क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया? क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कार्बोक्सिलेट आयन के। और बोलो यहाँ पे क्या होगा? C, ऊपर बॉन्ड H, नीचे बॉन्ड H, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? COH। तो देखो ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है ना, तो पीके की वैल्यू इससे कम आएगी, आएगी ना, इससे कम, इससे कम आएगी। अब सबकी वैल्यू मैं याद करके नहीं आया हूं, तो आपको भी याद नहीं करना है, जो बता रहा हूं उतना बस कर लीजिए आप, ठीक है? क्या बता दूं वैल्यूज? वैल्यू बताने की जरूरत है क्या? ठीक, बता दो, 1 मिनट बताओ। देखो मैं बोल रहा हूँ बेटा, आपको भी याद नहीं करना है, मुझे भी याद नहीं करना है वो। अब वैल्यू भी याद करते बैठेंगे क्या? चलो ठीक है, बता देता हूँ। यहाँ पे होता है पीके, देखो आप यहाँ पे क्या होता है? पीके 2.86 कितना होता है? 2.86 कितना होता है? 2. ठीक है, आपके माहिती के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है? पानी की नहीं पी लो आप जब तक के। हाँ चलो, अब यहाँ पे 2 क्लोरीन जोड़ता हूँ। Cl बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड Cl, ऊपर बॉन्ड H, सामने बॉन्ड COH, सामने बॉन्ड COH। इसका पीके है बेटा 1.26, इसका पीके कितना है? 1.26, ठीक है? हाँ चलो हो गया। अब देखो नेक्स्ट, Cl बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड Cl, नीचे बॉन्ड Cl, सामने बॉन्ड COH, सामने बॉन्ड COH। इसका पीके है 0.64, 0.64, ठीक है? बता दिया। देखो इसका क्या है? ये पीके है। अब देखो जिसका पीके ज्यादा, जिसका पीके ज्यादा उसके एसिडिटी कम, जिसका पीके ज्यादा उसके एसिडिक कैरेक्टर कम। तो देखो सबसे ज्यादा पीके किसका है? इसका है, मतलब ये सबसे वीक एसिड हो जाएगा। और इन सब में, इन चारों में सबसे ज्यादा पीके, सबसे कम पीके किसका है? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। मतलब एसिडिक कैरेक्टर की ऑर्डर क्या रहेंगी? ये रहेंगी। अरे समझ में आया या नहीं आया? क्लियर बेटा? यहाँ पे देखो ना, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है? 2 इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है? 3 इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते, अरे यार जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। और कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा
एसिडिक कैरेक्टर उतने क्या होते चले जाएंगे, ज्यादा होंगे। सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात यहाँ पे? मतलब कार्बोक्सिलेट आयन को अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जोड़ दिया तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ दिया तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे लिखूं मैं, देखो हमने क्या बोला कि अगर ये मेरे पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कोई बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पे देख लीजिए, अगर मैंने इसको क्या जोड़ा, बोलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इसे अल्टीमेटली क्या करने वाला है, अनस्टेबल ही करेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लिखूं यहां पे एसिडिक, इधर देखो बेटा, इधर देखो, आप क्या बोलेंगे, आप एसिडिक नेचर और एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस। क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस। लेकिन 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 अगर आपने यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप जोड़ा, कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप अगर जोड़ा, तो वो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्टेबल। तो क्या होगा बोलो यहाँ पे, या तो फिर आप ये CH2 को हटा दीजिए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस CH2 को हटा भी दिया बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे कि सर CH2 जरूरी है क्या, कुछ बच्चे ऐसा भी दिमाग लगा देंगे कि CH2 सर हर बार जरूरी है, तो जरूरी नहीं है बेटा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। यहाँ पे CH2 जरूरी नहीं है, ये C ऊपर डबल बॉन्ड, O सामने बॉन्ड OH, सामने बॉन्ड OH, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो बोलो एसिडिक नेचर और एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दो चीजें दिमाग में रहेगी आपके, बस अगर दो चीजें आपके दिमाग में है तो अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया, चार फॉर्मूले दे दिए गए आपको, चार स्ट्रक्चर दे दिए गए, बता दीजिए विच इज मोर एसिडिक। समझ में आ गया? अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आप, ठीक है। इधर देख लीजिए, जैसे अभी क्लियर है, सबको समझ में आ गया। मैंने बस यहां पे एक चीज आपको बताई है कि कई बार पीके दे देते हैं, पीके दिया जाता है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कई बार पीके दिया जाता है, बता दीजिए कि कौन सा एसिड मोर एसिडिक है। तो ये बता रहा हूं, जिसका पीके कम, जिसका पीके कम वो ज्यादा एसिडिक, जिसका पीके कम वो ज्यादा एसिडिक, जिसका पीके कम वो ज्यादा एसिडिक। 3 बार बोल चुका हूं, समझ में आ गया? जिसका पीके कम वो ज्यादा एसिडिक। तो ये बात ध्यान में, ये रिलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। जिसका के ज्यादा होता है उसके एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और पीके क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के, माइनस लॉग ऑफ के। इधर देखो लिख ही देता हूं यहाँ पे, pKa विच इज कॉल्ड एज दी माइनस लॉग टू द बेस 10, और ये होता है के, ऐसे होता है। मैं आपको डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है, अभी रहने दीजिए इसे। चलो उससे पहले आपको कुछ पूछ लेता हूं कि बताइए इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, मोर एसिडिक कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, मैंने यहाँ पे कोई एक एसिड निकाला, ये एसिड 1 है मेरे पास, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने फ्लोरीन, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, फ्लोरीन, और मैंने ये दूसरा एसिड निकाला COOH, और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने क्लोरीन, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, क्लोरीन। अब आपसे पूछ लूं कि बताओ A इज मोर एसिडिक और B इज मोर एसिडिक? A इज मोर एसिडिक, A इज मोर एसिडिक। आया समझ में? क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कैपेसिटी क्लोरीन से ज्यादा है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। A क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बात? यहाँ पे A इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ दी B। यहां पे भी अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप की वजह से माइनस आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतने क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यही तो मतलब है ना इसका, जो अभी लिखा था तो यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कम हो रहा है। हालांकि ऋषिका बेटा दोनों भी इसमें माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे रहे उधर, ठीक है। यहाँ पे माइनस आय ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे माइनस आय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस वजह से इसके एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेंगे, ज्यादा। अब सिमिलरली देखो यहाँ पे और भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। जैसे इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में कोई एसिड है, चलो इधर देखो आप, यहाँ पे मेरे पास में फ्लोरीन है, और दूसरा देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास में COH है, बट यहाँ पे फ्लोरीन है। बताइए A में और B में ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा? A क्या रहेगा, ज्यादा एसिडिक रहेगा। क्यों? इसमें भी एक फ्लोरीन की वजह से नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी एक फ्लोरीन की वजह से नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो है ये अल्फा कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। ये कौन सा है, अल्फा है, और ये बीटा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप अल्फा से जुड़ा हुआ है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसे ज्यादा स्टेबलाइज कर। यहाँ पे भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, ज्यादा। यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, कम। मतलब एक बात आपको और समझ में आ रही है कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्राव करते हैं, जैसे जैसे कार्बोक्सिलेट आयन से दूर जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप जितने ज्यादा नजदीक होंगे, किसके नजदीक, COH के नजदीक,
उतने एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये एक बात और क्लियर आ गई आपको, यहां से समझ में आ गया बेटा, यहां पे भी माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, बट यहां पे कैसा हो रहा है, मैक्स। कैसे हो रहा है, मैक्स। यहां पे भी निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, मिनिमम। क्या हो रहा है, मिनिमम। आगे सबको समझ में क्लियर है बात यहाँ पे कि और भी एग्जाम्पल बता दिए जाए। इधर देखो बेटा, इधर देखो, अब बस मुझे ये दो एसिड है आपके पास, CH3 बॉन्ड COOH, ये पहला एसिड है जिसे हम एसिडिक एसिड कहते हैं, और ये है H बॉन्ड COH जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। बताइए विच एसिड इज मोर एसिडिक, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द एसिडिक एसिड। आ गया सबको समझ में, क्लियर है बात, यहाँ पे सबको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ना तो इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। आया समझ में, क्लियर है बात यहाँ पे। तो एसिडिक कैरेक्टर आपने ऐसे देखने हैं, जैसे और देखिए आप, और भी कई ज्यादा देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे मेरे पास COOH है, यहाँ पे क्या है, COOH है, और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया Cl, यहाँ पे भी जोड़ दिया Cl। सिमिलरली ये वाला देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने जोड़ दिया Cl और यहाँ पे जोड़ दिया Cl, और यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर, COOH। ये A है और ये B है। चलो बताइए, A इज मोर एसिडिक, A इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ दी B। आगे सबको समझ में, A इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ दी B। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे, अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है बेटे तो क्या हो जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अरे समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है बात यहाँ पे। और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इधर देखो, चलो हाँ, बोलना नहीं है, इधर देखो आप, ये 4 है, 4 है कि 5 है, 5 है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। A B C D और E, बताइए विच इज मोर एसिडिक। E क्या रहेगा, मोर एसिडिक रहेगा। क्यों ज्यादा एसिडिक रहेगा, COH और ये ऑर्थो नाइट्रो जो है वो कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग है, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग है। आपने ऐसे सोचा कि नजदीक है इस वजह से, है ना, आपने ऐसे सोचा क्या, कैसे सोचा फिर, ऑर्थो इफेक्ट, क्या सोचा आपने कि इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप नजदीक है COH के, ऐसा सोचा क्या आपने, बीटा कार्बन को है करके, यहाँ पे दूर है, ऐसे सोचा क्या। चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है, बोलो कौन सा इफेक्ट हो रहा है, प्लस आए कि माइनस आए, प्लस आए। वेरी गुड, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, प्लस आ रहा है। यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ना तो प्लस आय हो रहा है ना तो माइनस आय हो रहा है, ठीक है। तो ये तो सबको समझ में आ गया कि B इज मोर एसिडिक देन A। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, यहाँ पे बस बताओ प्लस आय हो रहा है कि माइनस आय हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस आय, माइनस आय हो रहा है ना यहाँ पे। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, माइनस आय। ये सबको समझ में आ गया कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, माइनस आय। यहाँ पे बोलो क्या हो रहा है, माइनस आय हो रहा है कि माइनस M हो रहा है, क्या दोनों हो रहा है, बोलो माइनस आय हो रहा है कि माइनस M हो रहा है, कि दोनों हो रहा है, माइनस NO2 इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है तो क्या होगा बेटा, माइनस आय है। अब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है तो माइनस M भी होगा, क्या होगा, माइनस M, दोनों हो रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया क्या। मुझे एक बात बताओ, जब रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज्यादा होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और दूसरी बात, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कौन से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की, अब बोलेंगे सर ये भी तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन मेटा पोजीशन पे कहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा थी, ये तो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। ये क्या करेगा, जहां पे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा थी वहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप होने की वजह से माइनस आई भी है, और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कहां से खींच रहा है,
जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो माइनस एम भी होगा, क्या होगा, माइनस एम। अब यहां पे बताओ क्या होगा, माइनस आई भी होगा और माइनस एम भी होगा। अब यहाँ पे माइनस एम और माइनस आई ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए इसके एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गए, ज्यादा हो गए, इससे और ये इससे और ये इससे। सबको समझ में आ गया। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे कम पीके किसका होगा, ई का, ई का पीके क्या होगा, सबसे कम होगा। समझ में आया या नहीं आया। मैंने क्या बोला आपको बेटा, इधर देखो प्लस एम हो जाए, प्लस आई हो जाए, प्लस एम हो जाए या प्लस आर हो जाए तो एसिडिटी कम हो जाएगी। एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, अगर माइनस आई हो जाए, माइनस एम हो जाए या माइनस आर हो जाए तो बोलो एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, तो ये समझ में आया है कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2 है, लेकिन यहाँ पे माइनस आई हो रहा है, माइनस एम नहीं हो रहा। यहाँ पे माइनस आई किसकी वजह से हो रहा है, NO2 की वजह से, लेकिन माइनस एम किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींचा है। और कौन से, ये भी तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा नहीं है ना मेटा पोजीशन पे। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, रेजोनेंस से देखा था हमने, इस वजह से यहाँ पे माइनस, इसलिए तो पढ़ाया था आपको कि माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं, माइनस एम ग्रुप क्या होते हैं, माइनस आर ग्रुप क्या होते हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गई। इसका मतलब ये है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो आपको कोई परेशानी नहीं होगी बेटा कि किसी भी एसिड के एसिडिक कैरेक्टर आप देख सकते हो। अगर आप ये सारी चीजें, अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर आपको पता है, बेसिक में जीओसी में पढ़ा चुका हूँ, बार बार वही चीजों से जूझना पड़ रहा है ना, तो बेटा अभी भी वक्त है। अभी आपको 10-12 दिन का, 15 दिन का वैकेशन मिलेगा, तो जो भी प्रीवियस रह चुका है आपका करिए आप उसे, ठीक है। जो भी बेटा प्रीवियस जो भी चीजें रह चुकी है आप उसे करिए। जब तक कि आप उसे नहीं करेंगे बेटा, आगे आपको तकलीफ से जूझना पड़ेगा। और अभी आप उसे कर लोगे तो आपको ये तकलीफें आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। और जिनको नहीं करना है तो फिर उनको अभी भी तकलीफ नहीं है, बाद में भी तकलीफ नहीं है। मतलब एक साल तो आराम से कटेंगी उनकी जिंदगी, उसके बाद में फिर तकलीफों का पहाड़ आ जाएगा फिर, ठीक है, बाढ़ आ जाएगी फिर, ठीक है। फिर देखना आपने, तो अभी बेटा तकलीफ उठाइए आप। चलो बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है बात। यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर सबको समझ में आ गए कि इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं, देखो ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है OCH3, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, क्योंकि लोन पेयर है और उसे ही और क्या CH3 जुड़ा हुआ जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, पुश करेगा। तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। क्लियर है बात यहाँ पे। और एलिफेटिक के लिए भी बता दिया आपको, पीके क्या होता है इसकी भी बात कर चुके हैं। जितना पीके कम होगा बेटा, एसिडिक कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। अगर मैं सबसे कम पीके की बात करूं तो उस ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड का होगा। ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड का पीके क्या होगा, सबसे कम होगा। बड़े आगे फिर अभी चलो इधर देखो। चलो अब बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे बेटा हम यहाँ पे, अब बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। अब देखो केमिकल रिएक्शन कितने फास्ट होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में अब आप देख लीजिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ रिएक्शन H की वजह से होती है। H निकल जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर हो जाएंगे ना। अरे H निकल रहा है तो कौन से कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर। मतलब ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू दी रेड लिटमस पेपर। अरे एसिड क्या करता है, ब्लू का रेड करता है, बेस क्या करता है, ब्लू करता है। किसका ब्लू करता है, वो रेड का ब्लू करता है। समझ में आ रहा है, ये तो बात आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जो बेटा H की वजह से जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। कौन से कैरेक्टर शो करते हैं, और OH की वजह से जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा क्या, नहीं। तो कुछ रिएक्शन H रिप्लेसमेंट की वजह से होते हैं और कुछ रिएक्शन किसकी रिप्लेसमेंट की वजह से होते हैं, OH की रिप्लेसमेंट की वजह से होते हैं। तो दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली बता के चलता हूं कि कौन कौन सी रिएक्शन है जो H रिप्लेसमेंट होता है उसमें एसिड में से, और कौन सी रिएक्शन है जिसमें OH का रिप्लेसमेंट होता है। तो पहली रिएक्शन देख लीजिए आप, रिप्लेसमेंट ऑफ H। कौन सी रिएक्शन है बेटा यहाँ पे बोलो, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में किसकी केमिकल रिएक्शंस है, बोलो बेटा। अरे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। एसिड मतलब कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, पहली रिएक्शंस किसके वजह से होगी, देखो इधर पहली रिएक्शंस किसके होगी, वजह से होगी रिप्लेसमेंट ऑफ OH नहीं बेटा, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन बोले तो H, प्रोटॉन बोले तो क्या होता है H, फ्रॉम OH। CH3 में से निकलेगा क्या प्रोटॉन, नहीं ना। प्रोटॉन कहां से निकलेगा, जहां प्रोटॉन किसे कहते हैं हम, जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तभी उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रोटॉन। तो दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम OH, फ्रॉम दी OH। मतलब कौन सा नेचर है ये बोलो, एसिडिक नेचर। मतलब इन शॉर्ट में ये जो रिएक्शंस है ये क्या बताती है बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड। कौन सा नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड। मतलब इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू
रेड लिटमस पेपर, अरे ये ब्लू लिटमस का कन्वर्शन किस में करता है, लिटमस, लिटमस इनटू रेड लिटमस, इनटू रेड लिटमस। आ गया समझ में? कई बार ये छोटी छोटी चीजें भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि कौन सी रिएक्शंस रेड लिटमस पेपर का ब्लू करेगी या कौन सी ब्लू का रेड लिटमस करेगी, तो ये रिएक्शन ध्यान में रख लीजिए आप। रिप्लेसमेंट ऑफ OH हो रहा है, OH नहीं H हो रहा है, H हो रहा है, दिख रहा है ना आपको कि नहीं दिख रहा है? अरे यार ये देखो आप, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, बॉन्ड H, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? OH का टूट रहा है कि H का टूट रहा है? ये वाला टूट रहा है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। यही रिएक्शन बताती है अल्कोहल का, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर। अब बताओ सबसे पहली रिएक्शन कौन सी होगी? रिएक्शन विद मेटल। कौन सी रिएक्शन होगी? रिएक्शन विद मेटल। देखो इधर स्लाइड चेंज कर दूं, कर देता हूं, इधर देख लीजिए, आपके लिए बेटा स्लाइड चेंज कर दिया है, नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। इधर देखिए, ये मेरे पास में एसिड है, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O है, सामने बॉन्ड O है और सामने बॉन्ड H। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? सबको समझ में आ गया? ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा? H2 गैस। आ रहा है समझ में? सो कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा बेटा यहाँ पे? H2 गैस। कौन सी रिएक्शन है? जैसे सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, जैसे ही आपने सोडियम डाला तो बोलो क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्ट। बोलो कैसे बनेगा? R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने O माइनस और Na+। और कौन सा गैस निकल के बाहर? H2 गैस निकल के बाहर, H2 गैस निकल के बाहर। तो ये एसिडिक नेचर बताती है रिएक्शंस, बिल्कुल बताती है एसिडिक नेचर। दूसरी रिएक्शन कौन सी है? दूसरी रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद अल्कली, NaOH डाल दीजिए आप। क्या डाल दीजिए? NaOH। तो चलो बोलो क्या मिलेगा? R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड ONA और प्लस H2O, प्लस H2O, प्लस क्या हो जाएगा? H2O। तीसरी रिएक्शन देख लो आप कौन सी है? तीसरी रिएक्शन से बेटा रिएक्शन विद सॉल्ट, Na2CO3 ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? Na2CO3 ले लीजिए। चलो रिएक्शन कैसे होगी बोलो? R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड ONA और प्लस कौन सा गैस बाहर? CO2। इफरवेंसेस मिलेंगे, ब्रिक इफरवेंसेस ऑफ CO2। ये एसिड की एक अच्छी टेस्ट भी है, एसिड की टेस्ट है बेटा ये, एसिड की क्या है ये? टेस्ट है। CO2 के इफरवेंसेस निकलते। इफरवेंसेस का मतलब क्या? आपने बचपन में क्या किया होगा? आपने एक ग्लास में पानी लिया होगा, उसमें पाइप डाला होगा, उसमें फूका होगा, कैसे बबल्स निकलते, निकलते हैं ना बबल्स? हाँ, तो वैसे बबल्स निकलते हैं। किसके बबल्स निकलते हैं? CO2 के। अभी भी करते हो क्या? हाँ अभी भी करते, ठीक है। तो CO2 के बबल्स निकलते, बारीक बारीक छोटे छोटे बबल्स निकलते एकदम से, तो इफरवेंसेस बोलते हैं उसे। तो ये सॉल्ट के साथ में रिएक्शन होती है। जैसे कि Na2CO3 ले लिया आपने, Na2CO3 ले लिया या NaCO3 ले लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, NaCO3 ले लिया। और नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Mg बॉन्ड I, Mg बॉन्ड I ले लीजिए, Mg बॉन्ड X ले लीजिए, Mg बॉन्ड X। तो यहाँ पे मिलता है R बॉन्ड H। क्या मिलता है? R बॉन्ड H मिलता है। मतलब यहाँ पे बताने का मतलब क्या है कि इन चारों रिएक्शंस में O और H का बॉन्ड टूट रहा है। कौन कौन सी रिएक्शंस है? पहली है रिएक्शन विद मेटल, कोई भी एक्टिव मेटल ले लीजिए आप, यहाँ पे सोडियम ले लीजिए, सोडियम के अलावा आप पोटेशियम भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? पोटेशियम भी ले सकते हो, जिंक भी ले सकते हो, कैल्शियम भी ले सकते हो, ठीक है। हो सकता है कम ज्यादा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो। लेकिन दूसरी रिएक्शन है, आपने अल्कली ले ली, यहाँ पे अल्कली के साथ में भी क्या लिबरेट हो जाता है बोलो? दैट इज अल्कली के साथ में भी क्या बन जाएगा? सॉल्ट। क्या बन जाएगा? यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या बन रहा है? सॉल्ट। लेकिन लिबरेट क्या हो रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? लिबरेट हो रहा है। NO2CO3 के साथ में क्या लिबरेट हो रहा है बेटा? CO2 गैस लिबरेट हो रहा है। और अल्केन के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में आपको क्या मिल रहा है? अल्केन मिल रहा है। मतलब इसका ये है कि इन चारों रिएक्शंस में हो क्या रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। किसका बॉन्ड टूट रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। अब कुछ रिएक्शन ऐसे है कि जिसमें O और H का बॉन्ड टूटेगा, O और H का नहीं, OH का बॉन्ड टूट जाएगा। कार्बन और O का बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये बॉन्ड। सबको समझ में आ गया ना? ये मैंने A में बता दिया आपको। किस में बता दिया? A में। चलो B में बता देता हूं, B में बता दूं यहाँ पे। अब B की बात कर रहे हैं तो रिप्लेसमेंट ऑफ OH, रिप्लेसमेंट ऑफ OH, रिप्लेसमेंट ऑफ OH। मतलब अब कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है? इधर देखो आप, अब ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है बेटा। R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OH, सामने बॉन्ड OH। इस वाले बॉन्ड को तोड़ने की बात हो रही है। आ गया समझ में? इस वाले बॉन्ड को तोड़ने की बात हो रही है बेटा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब इसे अच्छे से लिख देता हूं, पहले भी अच्छे से लिखा है लेकिन दोबारा देखो आप। R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, बॉन्ड H। अब ये नहीं है बेटा कि ये रिएक्शन आपको
बेसिक नेचर बताएंगी फिर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं, कुछ रिएक्शन में H और O का बॉन्ड टूट जाता है, O और H का बॉन्ड टूट जाता है, कुछ रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, जो OH वाला है, ऊपर वाला नहीं। ये तो इसकी बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा होगी ना, बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड है ना, वो कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है। तो आपको समझता नहीं, इतना तो है, आप समझदार कि कौन सा बॉन्ड वीक है कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो ठीक है, अब इसके साथ में कौन कौन सी रिएक्शंस है, अब इसके साथ में देखो, पहली रिएक्शंस है, जैसे ही आपने SOCl2 डाला, क्या डाला, SOCl2, PCl3 डाल दीजिए, PCl5 डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, OH हट के क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा, R बॉन्ड CO Cl, R बॉन्ड CO Cl। जैसे ही आपने इसके ऊपर अमोनिया डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, अमोनिया, OH हट के NH2 आ जाएगा, H2O निकल जाएगा बाहर, H2O बाहर निकल जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा, R बॉन्ड CO बॉन्ड NH2। तो क्या बोलते हैं इसे, अमाइड। हाँ, अमाइड का अगर आपने फिर से डिहाइड्रेशन करा दिया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे साइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, साइनाइड। हाँ, अगर आपने एसिड का डायरेक्ट डिहाइड्रेशन कर दिया बाय यूजिंग P2O5, बाय यूजिंग P2O5, तो एसिड अनहाइड्रेट मिलेगा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O। सही है ना, सही है, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये क्या होगा, R बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, और ये जो दो बॉन्ड है ऐसे, इसे कहते हैं एसिड अनहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसे, एसिड अनहाइड्रेट। समझ में आ गया ना, ऐसी रिएक्शन होती है। अब देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर PCl5 तो बताया नहीं आपने, चलो PCl5 भी बता देता हूँ, PCl3 ले लो या PCl5 ले लो, ऐसी रिएक्शन होती है। हाँ चलो बोलो, R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड Cl। तो ये रिएक्शन OH को हटाने वाले रिएक्शन है। समझ में आ गए, क्लियर है बात यहाँ पे। क्या मुझे ये रिएक्शन के एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे कि आपको, कि समझ में आ गए, बोलो आप। देखो ना यार, ये रिएक्शन पहले तो पढ़ा चुका हूँ आपको, ये रिएक्शन पहले पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, लेकिन सिर्फ ध्यान में रख लीजिए कि ऐसी रिएक्शंस होती है। लेकिन इसमें की रिएक्शंस तो पढ़ा चुका हूँ ना, ये वाली रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ, ये वाली रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। आप बोलेंगे तो मैं एग्जाम्पल कल के लेक्चर में बता दूंगा इसके, ठीक है। कल के लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। और दूसरी बात, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम, डीकार्बोक्सिलेशन बाय यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग सोडा लाइम, वो रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं, उसका मैकेनिज्म के साथ में बताऊंगा आपको, ठीक है। कार्बन अनायन बनते हैं उसमें। सुमित ये बंद कर दे बेटा, तेजस।